हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग माइंड्स। अभी जितने भी लोग टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास बस 2 वीक्स है। इन्हीं 2 वीक में आपको अपना 100% देना है। डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। वो प्रैक्टिस रीडिंग प्रैक्टिस हो सकती है, रिवीजन हो, डायग्राम करिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, ऑब्जेक्टिव्स करिए। आज हम यहाँ टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर्स। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। प्लाज्मा एक नेचुरल गैस होती है लो टेम्परेचर पे? नहीं। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई लो क्वांटम स्टेट, ये सही है। बोस आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि मैटर जब बनेगा वो अपने सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर पे रहेगा, वो वेरी कूल टेम्परेचर पे रहेगा या एब्सोल्यूट ज़ीरो पे रहेगा। तो हमारा बी हो जाता है सही। आगे भी देखते हैं, सॉलिड मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, नहीं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, गैसेस में होती है। और गैस में डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। सेकेंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है आयन डाइपोल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज असर्शन, आइस हैज़ लोअर डेंसिटी दैन वाटर। सही बात है, आइस की डेंसिटी कम होती है इसीलिए वो वाटर पर फ्लोट करता है। रीज़न इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट्स ओपन केज स्ट्रक्चर इन आइस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ओपन केज स्ट्रक्चर क्रिएट करता है आइस में। तो दोनों सही है, हमारा आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है एयर। क्यों? क्योंकि मिल्क जो होता है वो कोलाइडल होता है, मिल्क कोलाइडल हो जाता है, और एयर एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है जो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। बाकी सॉइल और स्मोक तो हेटेरोजेनियस ही हो जाते हैं। इसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट इज शोन इन। टिंडल इफेक्ट किस में शो करेगा? वो करता है कोलाइडल सॉल्यूशंस में। टिंडल इफेक्ट सबसे ज़्यादा कोलाइडल इफेक्ट्स में शो करता है। अब आपको देखना है कि सॉल्यूशंस के टाइप्स कितने हैं, कोलाइडल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ब्राउनियन मोशन इज़ ड्यू टू। सबसे पहले ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो रैंडम मूवमेंट होता है उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के, उनके बीच में कोलिजन होता है और इसी से एक ब्राउनियन मोशन तैयार होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो होता है मोल, जो कि हम डिफाइन करते हैं 6.022। लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे ना, कहाँ गया, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। जो हमारा मोल है उसे हम एक ऐसा यूनिट बोलते हैं अमाउंट की, या फिर इसे डिफाइन करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 के इससे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ अ केमिकल चेंज। तो हमारा केमिकल चेंज कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ आइस? नहीं। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन? नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो हमारा केमिकल चेंज हो जाता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर ये फिजिकल चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच लॉ स्टेट्स मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक कौन सा लॉ है जो बोलता है कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड? तो ये है लिवोजियर लॉ। ये बोलते हैं कि मास ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। नाउ गैल-लुसाक लॉ डील्स विथ। ये जो गैल-लुसाक लॉ है ये किस चीज़ से डील करता है? तो ये करता है वॉल्यूम रेशियो ऑफ गैसेस। ठीक है। ये मास रेशियो से नहीं करेगा, प्रेशर टेम्परेचर से नहीं करेगा, डेंसिटी वॉल्यूम से नहीं करेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो ऑफ गैसेस से ये डील करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंस इक्वल वॉल्यूम में गैसेस का सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे क्या इक्वल होगा? इट कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हमारा मास, डेंसिटी और वेट नहीं होगा, यहाँ हमारा आंसर होगा मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 मोल ऑफ O2 कंटेंस व्हाट?
तो हमारा 1 मोल ऑफ O2 कंटेंट 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा था एक मोल जो होता है वो क्या होता है, उनकी यूनिट होती है, तो उसे हम डिफाइन करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या डिनोट कर रहा है, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5 बिकॉज। तो हमें इसका रीज़न देना है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो 35.5 क्यों है, उसके रीजंस है। क्लोरीन हैज़ फ्रैक्शनल मास, नहीं, गलत है। इट्स वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोप, ये आंसर सही है। एक्सपेरिमेंटल एरर भी गलत है। इट इज़ मॉलिक्यूलर मास, ये भी गलत है। अब हम देखते हैं कि ये आंसर सही क्यों है। देखिए, जो हमारा क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के आ जाते हैं 2 आइसोटोप्स, एक में होता है 35 और दूसरे के होते हैं 37। तो जब इन 35 और 37 का हम एवरेज लेते हैं तो वो आ जाता है 35.5। गॉट इट। तो ये आ जाता है 35.5। इसी का मतलब है कि हम जब भी एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन लेते हैं तो वो एवरेज एटॉमिक मास 35.5 इन 2 आइसोटोप्स से आता है। ओके, सो हमारा आंसर आ जाता है इट वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, हमें इस क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। तो परसेंटेज कितना है ऑक्सीजन के इस H2O में, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसे हमें कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें यहाँ पे मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन का। हमारे वाटर का मोलर मास आ जाता है 18.015 AMU। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने मोलर मास निकाल लिया, वो आ गया 18.015 AMU। उसके बाद आता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, तो वो कैसे होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O। यहाँ पे वैसे mm चाहिए था, मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2O इंटू 100। जब इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 15.99। ये क्या है हमारा 15.99, ये हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन है, और उसके डिवीजन में आएगा 18.015 जो हमारा था मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ वाटर। तो ये आएगा 18.015 इंटू 100। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 88.9%, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मोलर मास निकालना होता है, मोलर मास के बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने होते हैं, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल्स टू 44 ग्राम ऑफ CO2, ये इक्वल्स टू कितने मोल हो जाएंगे, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले मोलर मास कितना निकालेंगे, मोलर मास हमें निकालना है। पहले कार्बन का मोलर मास आ जाता है 12, ऑक्सीजन का मोलर मास आ जाता है 16। ठीक है, 16 हो गया, पर यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, तो हम यहाँ कर देंगे इंटू 2, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44 आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। ये आ गया हमारा मोलर मास 44 मोल्स। हमें क्या दिया है, n इज इक्वल्स टू गिवन मास n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन कैलकुलेटेड मास। ठीक है, कैलकुलेटेड मास, तो हमारा गिवन मास कितना हो गया है 44 ना, और हमारा कैलकुलेटेड मास भी हो गया है 44। तो हमारे मोल कितने आएंगे, 1 मोल। ये क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा कैलकुलेट करना था इसमें। ठीक है, तो आंसर आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ स्टेट्स सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू। हेनरीज लॉ में क्या बोलते हैं कि जो गैस की सोलिबिलिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो होती है प्रोपोर्शनल प्रेशर के। आपको थोड़े लॉज बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, इसमें है 2-3 लॉज जो बहुत काम के हैं। इसके बाद आता है 17th में असर्शन, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर बॉटल्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ये करेक्ट है, हाई प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में सॉफ्ट ड्रिंक्स को किया जाता है। सेकेंड इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन प्रेशर। सॉलिबिलिटी जो होती है गैस की वो इंक्रीज़ होती है जब हम प्रेशर में इंक्रीज़ करते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर आ जाता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन। यहाँ हम बोल रहे हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है,
मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर दोनों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम से डील करता है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम से डील करता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और इस वजह से वॉल्यूम में एक्सपांशन या फिर ये सब चीज़ें अकर होती है, इसीलिए टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट रहेगा और वॉल्यूम भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं मोलालिटी। पहले हमने क्या देखा, मोलारिटी, अब हम देख रहे हैं मोलालिटी। मोलालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, मोलालिटी किस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो मोलालिटी डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे, ठीक है। वो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मोलालिटी में हम जो भी डिस्कस करते हैं वो मास पे डिस्कस करते हैं, ना कि वॉल्यूम पे। तो जब हम मास पे डिस्कस करेंगे ना, तो मास हर जगह यूनिवर्सल होता है, वॉल्यूम की तरह वो शिफ्ट नहीं होगा टेम्परेचर के हिसाब से। इसीलिए जब हम मास पे डिस्कस करते हैं तो उस पर टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए मोलालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ppm मीन्स, ppm सबसे पहले क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो वह 1 ppm मीन्स 1 पार्ट इन 10 to the power 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज़, हमें बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स का। तो हमें यहाँ देखना है कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेगी उतनी ज़्यादा ही उनका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सबसे ज़्यादा होती है HF में, फिर HCl, देन HBr एंड देन HI। तो हमारा आंसर आ जाता है C। उसके बाद गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज, गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहती है, नहीं, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस रहती है, सही बात है। जितनी ज़्यादा लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगी उतनी ही ज़्यादा हम कंप्रेस उन्हें कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम गैसेस बिकॉज इट कंटेंट्स, प्लाज्मा गैस से डिफ़र क्यों करती है, क्योंकि उसमें रहते हैं न्यूट्रल एटम ओनली, नहीं, ओनली मॉलिक्यूल्स नहीं, उनमें रहते हैं आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, उनमें अलग अलग तरीके के आयोनाइज्ड पार्टिकल्स रहते हैं जिससे कि वो गैस से डिफ़र करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज़ फॉर्म्ड एट, PEC, जो ये कंडेंसेट होता है ये कहाँ फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था कि वो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर में या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के क्लोज में जाके कंडेंसेट होना शुरू हो जाता है, उसी को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, इन लिक्विड्स विस्कोसिटी जनरली, तो विस्कोसिटी क्या करती है जनरली, ये हमें देखना है। डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, करेक्ट है, आगे भी देख लेते हैं। इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, नहीं, रॉन्ग है। उसके बाद क्या आता है, रिमेन्स कांस्टेंट, नो, बिकम ज़ीरो, नो। अब हम इसका रीज़न देखते हैं कि डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर क्यों बोलते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, ओह माय हैंड राइटिंग, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो आपस में जोड़ के रखते हैं, वो फोर्सेस जो होते हैं वो डिक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि मूवमेंट हो जाती है शुरू पार्टिकल्स की, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसी के कारण विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। आपको रीज़न समझ में आ गया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। उसका रीज़न ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज़ करती है, जो विस्कोसिटी डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी। सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स अराइजेज ड्यू टू, सरफेस टेंशन मतलब जो भी सरफेस पे फिनोमेना होता है जिसमें लिक्विड पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होता है वो जनरेट होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होता है, उस फिनोमेना को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो वो क्यों होता है, वो एक कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं इन जनरल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज़, तो ये है PV = nRT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज़, तो इसका आंसर है 22.4 लीटर। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑकर्स फास्टेस्ट इन, डिफ्यूजन जो होता है सबसे फास्ट कहाँ ऑकर होता है, तो वो होता है गैसेस में। इसलिए आपके घर में जो भी सब्ज़ी वगैरह बनती है इसकी स्मेल आपको सबसे पहले आ जाती है, कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी अरोमा हो, तो गैसेस के थ्रू जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज,
इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज हीट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, करेक्ट है. हीट इज़ रिलीज, नो. टेम्परेचर इंक्रीजेस, नो. मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग, नो. जब हीट इवेपोरेशन होता है क्योंकि हीट जो होती है हमारी सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल साइज रेंजेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज. कोलाइडल पार्टिकल की पार्टिकल साइज़ क्या है? तो कोलाइडल पार्टिकल्स की पार्टिकल साइज आती है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में. ये आपको याद करना पड़ेगा कोलाइडल की कितनी है, सस्पेंशन की कितनी है, ट्रू सॉल्यूशन की कितनी है, इन सब चीज़ों की. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपोफिलिक कोलाइड्स आर. अब लाइपोफिलिक कोलाइड्स मतलब होते हैं लिक्विड्स लविंग कोलाइड. लिक्विड लविंग कोलाइड, जिन्हें लिक्विड्स पसंद है. लाइपोफिलिक कोलाइड्स मतलब लिक्विड लविंग कोलाइड. ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं और उन्हें रिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्च हो गए, गम हो गए, ठीक है. स्टार्च, गम, रबर. प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग क्योंकि मम्मा भी माउस से लिख रही हो तो वो हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, पर ठीक है. ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जो भी रिवर्सिबल कोलाइड्स या फिर लाइपोफिलिक कोलाइड्स है. इनके ये 3 एग्जांपल्स है, जैसे स्टार्च हो गया, गम हो गया, रबर हो गया. ये रिवर्सिबल इन नेचर के होते हैं और इन्हें लाइपोफिलिक कोलाइड्स बोला जाता है. गोल्ड सोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो गोल्ड सोल जो एग्जाम्पल होता है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. आपको ये सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं. जैसे टाइप ऑफ कोलाइड्स कौन से होते हैं, ये आपके टाइप ऑफ कोलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें. इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कोलाइड. ये आप अच्छे से पढ़ के जाना. टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसमें एग्जाम्पल देंगे वो, और वो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, ठीक है. वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ कोलाइड अच्छे से पढ़ के जाएंगे. हमारा गोल्ड सोल जो है एग्जाम्पल है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमल्शन इज़ अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ. जो इमल्शन है वो कोलाइडल सिस्टम किसका है? लिक्विड इन लिक्विड का. इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड होता है. अब आता है कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली अकर्स ड्यू टू. कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स की एडिशन होगी तब हमारा कोएगुलेशन होगा कोलाइडल सॉल्यूशंस में. ओके. अब आता है 36, जेटा पोटेंशियल इज़ रिलेटेड टू. जेटा पोटेंशियल क्या होता है? वो रिलेटेड टू होता है चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. जो भी चार्जेस हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स में होते हैं उसे हम जेटा पोटेंशियल के इसमें देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 37, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में यूज़ होता है? वो यूज़ होता है सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है? वो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, जो भी छोटे छोटे आयन्स होते हैं, वो सेपरेट करता है कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. अब आता है डायलिसिस इज़ यूज टू. डायलिसिस क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़, आयरन, ये सब चीज़ों को पास किया जाएगा. तो वो क्या करते हैं? इंक्रीज इन कोलाइडल स्टेबिलिटी नहीं, ये नहीं करता है. चेंज इन पार्टिकल साइज, ये भी नहीं करता. कन्वर्ट सोल टू जेल, नहीं, ये भी नहीं करता. डायलिसिस क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करेगा फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके. ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. ब्राउनियन मोशन हमने देखा था क्या होता है, ठीक है. तो कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या करते हैं वो करते हैं इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ब्राउनियन मोशन में इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इस वजह से उनकी मोशन में और मतलब वो उनकी मोशन और फास्ट हो जाती है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. टिंडल इफेक्ट इज़ एब्सेंट इन. टिंडल इफेक्ट किस में एब्सेंट होता है? तो वो एब्सेंट होगा ट्रू सॉल्यूशंस में. अब ट्रू सॉल्यूशंस में क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस की जो साइज़ होती है वो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन से कम होती है. अब इनकी साइज़ कम होती है, इसी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41, द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट. डेफिनाइट प्रोपोर्शन का लॉ ये स्टेट करता है कि अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड मास रेशियो. जो भी कंपाउंड रहेगा वो ऑलवेज कंटेन करेगा एलिमेंट्स को इन अ फिक्स्ड मास एंड अ रेशियो. फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड मास में हमेशा वो कंटेन करेगा एलिमेंट्स को. द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ CH2O इज़. अब सबसे पहले होता है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है. एम्पेरिकल फार्मूला मीन्स सिंपलेस्ट रेशियो में किसी भी एटम को लिखना, ठीक है. जब हम सिंपलेस्ट इसमें किसी भी एटम को लिखते हैं तो वो एक एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है. जैसे CH2O, ये पहले से ही एक शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है इसका, ठीक है. तो
हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेम, CH2O। टू डिटरमाइन मोलिकुलर फार्मूला फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला वी मस्ट नो, हमें क्या पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला से हम मोलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन ओनली नहीं, एटॉमिक नंबर इनफ नहीं है, वैलेंसी इनफ नहीं है, हमें पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जब हमें मोलर मास ऑफ कंपाउंड पता हो जाता है तो हम उससे आराम से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में बोला गया है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 11.2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस करस्पॉन्ड्स टू, 11.2 लीटर हमें आइडियल गैस दिया है, वो किससे करस्पॉन्ड करेंगी ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मोल के लिए क्या, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ हम हमारा गिवन वॉल्यूम लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम क्या है 11.2 लीटर्स अपॉन मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम आएगा हमारा 22.4 लीटर्स, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, 22.4 लीटर्स, जिससे हमारा आंसर बन जाता है 1/2 मीन्स 0.5 मोल, ओके। तो हमारा आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 46, नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ H2, हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 6 ग्राम ऑफ H2 में, जिसमें मोलर मास होगा 2 ग्राम। तो ये बहुत ईजी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 6/2, गिवन मोल्स कितने दिए हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कितना आएगा हमारा आंसर 3 मोल्स, आंसर नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाता है पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर ATM इज़ इक्वल टू, तो ATM जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ये भी एक यूनिट होता है प्रेशर का, जिसे हम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोला जाता है, ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अ केमिकल चेंज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजिंग इन फिजिकल स्टेट, नो, केमिकल चेंज में फिजिकल स्टेट कहा गया। ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, दिस इज़ राइट। नो एनर्जी चेंज, ये भी गलत है, एनर्जी चेंज होती है। ओनली कलर चेंज, ये भी गलत है, वो तो फिजिकल चेंज में होता है। केमिकल चेंज में क्या होगा, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसी भी आइडियल गैस की डेंसिटी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो करेंगे PM/RT, इसका फॉर्मूला है D इज इक्वल्स टू PM/RT, ओके। यहाँ हमारे फर्स्ट टॉपिक के 50 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। आशा करती हूँ कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस में कोई डाउट है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।